नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम IETF और ISO के क्लॉजेस पढ़ रहे थे और उसका स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, QMS की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम वो सब पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक 6 क्लॉज कवर कर चुके हैं और 7th क्लॉज का हमने ओनली 7.1 क्लॉज कवर किया है। अभी हम आज क्लॉज 7.2 कवर करेंगे, जो कि कॉम्पिटेंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो द ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन नेसेसरी कॉम्पिटेंस फॉर पर्सनल परफॉर्मिंग वर्क अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिटरमाइन करना चाहिए नेसेसरी कॉम्पिटेंस, मतलब जो एक आप एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय को हायर करता है, स्टाफ मेंबर किसी को भी हायर करते हो, तो आपको उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, तो सारी उसकी नेसेसरी स्किल्स, उसकी सारी इसको जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन होती हैं, स्किल्स होती हैं, उसकी क्वालिफिकेशन होती है, सारी कॉम्पिटेंसी में आ जाती हैं। तो हमें उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, ताकि जो पर्सनल काम कर रहे हैं, जो भी बंदे काम कर रहे हैं, वो क्वालिटी को अफेक्ट कर सकें, मतलब वो क्वालिटी को और बढ़ा सकें, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी परफॉर्मेंस को। ensure that these persons are competent based on appropriate education, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जो अभी बताया वही कह रहा है ये कि हमें इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन को कि ये जो बंदे हैं, जो भी हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं। किस बेस पे होंगे वो? एजुकेशन के बेस पे, ट्रेनिंग के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे। वेयर एप्लीकेबल प्रोवाइड ट्रेनिंग और टेक एनी अदर एक्शंस टू अचीव रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी और कुछ अदर एक्शन भी लेने पड़ेंगे, ताकि हम नेसेसरी कॉम्पिटेंस को अचीव कर सकें, दैट इज़ टू इम्प्रूव द। तो दोस्तों, जैसा कि कह रहे हैं, वेयर एप्लीकेबल प्रोवाइड ट्रेनिंग और टेक एनी अदर एक्शंस। अगर जहाँ पे भी ज़रूरी हो, ज़रूरत पड़े, कोई मान लो आपको लगता है कि किसी एम्प्लॉय में, किसी भी वर्कर में, स्टाफ में किसी को कोई बंदा आपको कम कॉम्पिटेंट लगता है, जिसको थोड़ी कम नॉलेज है, कम एक्सपीरियंट है, तो उसको आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा सकते हो और कुछ और भी एक्शन लेने वो ले सकते हो आप, ताकि आप रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस को अचीव कर सकें और टू इम्प्रूव द गैप इन रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर CTQ पैरामीटर्स, ताकि आप जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसमें जो गैप होगा उसको आप इम्प्रूव कर सकें, ताकि जो क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उसमें सुधार हो सके। इवेल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शंस टेकन। हमें जो एक्शन हम लेंगे उनकी इफेक्टिवनेस को भी इवेल्यूएट करना है कि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो इफेक्टिव है नहीं है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मेंटेन एंड रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। हमें जो भी हम एक्शन लेंगे, जो भी कॉम्पिटेंस के लिए हम जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे और जो भी हम उसकी कॉम्पिटेंसी की जो चेकशीट हम तैयार करेंगे, तो सारा हमें उसका डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, हमें मतलब उसका एविडेंस रखना है कि हमने किस बंदों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है, और हमें ये भी रिकॉर्ड रखना है कि कौन बंदा कितना कॉम्पिटेंट है। तो सारा हमें मेंटेन करना है रिकॉर्ड, और जब ऑडिटर मांगे तो हमें उसे प्रोवाइड करवाना है। क्लॉज 7.2.1 कॉम्पिटेंस सप्लीमेंटल। ये दोस्तों IETF की रिक्वायरमेंट है, ब्लू टेक्स्ट से लिखी है। तो इसमें देखते हैं क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स एंड अवेयरनेस। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना है, उसको मेंटेन करना है, ताकि जो ट्रेनिंग नीड्स हैं और अवेयरनेस है उसको आइडेंटिफाई कर सके। सी सेक्शन 7.3.1, मतलब ये जो क्लॉज 7.3 आएगा उसका जो सेक्शन 1 है उसमें इसके बारे में बताया गया, वो हम आगे देखेंगे। अचीविंग कॉम्पिटेंस ऑफ ऑल पर्सनल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग कन्फॉर्मिटी टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। तो हमें सबकी, सारे जो भी स्टाफ हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, जिनकी हमें लगता है कि उनको कॉम्पिटेंसी, उनकी और स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, तो हमें सारी कॉम्पिटेंसी को अचीव करना है, ताकि हम जो भी क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उन पैरामीटर्स को, उन बंदों को हम ट्रेन कर सकें, और ताकि हमारी आगे क्वालिटी अफेक्ट ना हो। क्वालिफाइंग पर्सनल विद स्पेसिफाइड असाइंड टास्क एंड
टास्क विद पर्टिकुलर अटेंशन टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों हमें ये सारा कुछ देखना है कि हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो सब अच्छी प्रॉपर क्वालिफाइड हों, ताकि हमें जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करने में, उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करने में कोई आगे दिक्कत ना हो। क्लॉज 7.2.2 ट्रेनिंग ऑन द जॉब। ऑन जॉब ट्रेनिंग टू पर्सनल इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी पर्सनल फॉर न्यू और मॉडिफाइड जॉब्स, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा, commensurate with level of education. Personnel be aware of consequences to the customer of the non-conformity to quality requirements and the potential consequences of departure from specified procedures. तो दोस्तों हमें इस क्लॉज में क्या कह रहा है, जो IETF का जो सब क्लॉज है 7.2.2, वो कह रहा है हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर कोई हमें दिखता है कि कोई नॉन कॉम्पिटेंट बंदा है और जो आपको लगता है कि इस बंदे में कोई इतनी स्किल की ज़रूरत है, तो हमें उसके हिसाब से उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज करवानी पड़ेगी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी पर्सनल उसके थ्रू भी हो सकती है, और हम मतलब बाहर से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। और जो कंपनी है, कंपनी के अंदर प्रीमिसेस में भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, अगर कोई ट्रेनर ऐसा है तो। A feedback from next stage about non-conformity, that is which stage would inform that product is found non-conforming so as the required action can be taken immediately. तो दोस्तों ये कह रहा है फीडबैक फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज अबाउट द नॉन कॉन्फॉर्मिटी। ये जो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेज होगी, जो हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हमें जो कॉम्पिटेंस है उसका डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना, और जो हम एक्शन लेंगे, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम बाहर भेजेंगे या फिर अंदर ही अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमें उन जो भी एक्शन लेंगे हम उस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, हमें उसको इवैल्यूएट करना है, उसकी इफेक्टिवनेस को। तो यही कह रहा है, ताकि जो नॉन कॉन्फॉर्मिटी नॉन कॉन्फॉर्मिटी होने की कोई आशंका हो वो कम हो सके, ताकि इमीडिएट एक्शन कोई लिया जा सके। Clause 7.2.3 maintain a documented process to verify तो क्लॉज 7.2.3 क्या कह रहा है, इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। तो दोस्तों ये कह रहा है कि हमें जो हमारा जो इंटरनल ऑडिटर होता है, जो हमारे जो ऑडिट कंडक्ट करता है या फिर जो ऑडिट को हैंडल करता है, उसकी क्या क्या कॉम्पिटेंसी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसमें, वो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो कह रहा है मेंटेन अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू वेरीफाई ऑडिटर्स आर कॉम्पिटेंट इन कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एडिशनल कॉम्पिटेंसीज रेफर टू ISO 19011। तो दोस्तों ये कह रहा है एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि जो ऑडिटर हैं वो कॉम्पिटेंट है एज पर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद कह रहा है फॉर एडिशनल कॉम्पिटेंसीज रेफर टू, हम जो भी एडिशनल कॉम्पिटेंसीज होंगी इंटरनल ऑडिटर की, उसके लिए हम रेफ़र कर सकते हैं ISO 19011 को। मेंटेन लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, हमें जो इंटरनल ऑडिटर्स हमारे जो होंगे, उनकी भी जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो इंटरनल ऑडिटर होंगे जो कि QMS को मेंटेन कर रहे हैं या फिर ISO कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, या फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, हम कई नामों से जानते हैं, तो हमें उसकी लिस्ट भी तैयार करनी पड़ेगी जो ऑडिट वगैरह को हैंडल करेंगे। QMS ऑडिटर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर्स एंड प्रोडक्ट ऑडिटर्स विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज। जो QMS ऑडिटर्स होंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर्स होंगे, प्रोडक्ट ऑडिटर्स होंगे, उनको उनकी क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी, क्या क्या उनको डेमोन्स्ट्रेट करके करना चाहिए, मतलब क्या क्या उनको आना चाहिए, वो नीचे देखते हैं क्या लिखा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच फॉर ऑडिटिंग इंक्लूडिंग रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो दोस्तों जो भी ऑडिटर होगा, इंटरनल ऑडिटर, उसको ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो ऑडिट कर सके अच्छे से। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए, रिस्क बेस्ड थिंकिंग भी इंक्लूड होनी चाहिए उसमें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेबल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी उसकी भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छे से समझ होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ISO 9001 IETF 16949 रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू स्कोप ऑफ ऑडिट,
उसको ISO 9001 की रिक्वायरमेंट्स, IATF 16949 की रिक्वायरमेंट्स, उसके बारे में पूरी समझ होनी चाहिए टू द स्कोप ऑफ ऑडिट के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग ऑन एप्लीकेबल कोर टूल्स रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू स्कोप ऑफ ऑडिट, उसको जो भी हमारे क्वालिटी के 5 कोर टूल्स होते हैं, 7 QC टूल्स होते हैं, उसको सारे टूल्स की समझ होनी चाहिए, सारे टूल्स आने चाहिए, उसको उसने अप्लाई किए हों, उसने प्रैक्टिकली, उसने थियोरटिकली भी पता हो उसे, उसको उसने प्रैक्टिकली भी अप्लाई किया ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू प्लान, कंडक्ट, रिपोर्ट एंड क्लोज एंड ऑडिट फाइंडिंग्स, हमें जो भी क्वालिटी QMS ऑडिटर होगा, इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर होगा, तो उसको इसकी भी समझ होनी चाहिए कि हम जो ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं उसको प्लान कैसे करते हैं, कंडक्ट कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे करते हैं, और जो NC नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट्स होंगी उसको क्लोज कैसे करते हैं, इन सब की उसको समझ होनी चाहिए। इन एडिशन टू अबव, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर्स टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रोसेसेस टू बी ऑडिटेड टूवर्ड्स, तो इन एडिशन, इसके अलावा जो ऑडिटर होगा उसको कई और चीज़ों की भी समझ होनी चाहिए, कई और चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंसी इन रिस्क एनालिसिस, उसको FMEA, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस जिसे कहते हैं, और कंट्रोल प्लान, इसकी भी समझ होनी चाहिए, रिस्क एनालिसिस की पूरी समझ होनी चाहिए उसको। कॉम्पिटेंसी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी भी उसको समझ होनी चाहिए अच्छे से। कॉम्पिटेंसी इन यूज ऑफ रेलिवेंट मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट टू वेरीफाई प्रोडक्ट कन्फर्मिटी, उसको जो रेलिवेंट मेजरिंग और टेस्ट इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, उसके पैरामीटर्स चेक करने के लिए, उसको उसकी जो फिजिकल टेस्टिंग होगी या फिर डायमेंशनल टेस्टिंग होगी या फिर केमिकल टेस्टिंग होगी, उस सब की उसको जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, टेस्ट इक्विपमेंट होंगे, उसकी उसको समझ होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी को वेरीफाई कर सके। ट्रेनर कॉम्पिटेंसी एज डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन टू बी रिटेन टुवर्ड्स अबव रिक्वायरमेंट्स, जो ट्रेनर की कॉम्पिटेंसी होंगी, जो भी ट्रेन करेगा, फॉर एग्जांपल कोई बंदा ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको जो ट्रेन करेगा तो उसकी भी हमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है टुवर्ड्स अबव रिक्वायरमेंट, अगली जो इस रिक्वायरमेंट है 7.2.3 इसके हिसाब से। मेंटेनेंस ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल ऑडिटर्स कॉम्पिटेंसी बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, जो इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी होगी उसको मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट कैसे करना है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, वो करना चाहिए। कैसे करना चाहिए डेमोन्स्ट्रेट, बाई एग्जीक्यूटिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स पर ईयर, मतलब ये कह रहा है कि जो भी ऑडिटर होगा उसको अपनी कॉम्पिटेंसी को डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन में मेंटेन करना है और उसको इम्प्रूवमेंट भी दिखानी है। कैसे दिखाएगा वो बाई एग्जीक्यूटिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स पर ईयर, कितने मिनिमम ऑडिट किए हैं वो भी उसको दिखाना पड़ेगा, एक साल में या हर साल कितने ऑडिट कर रहा हो। मेंटेनिंग नॉलेज बेस्ड ऑन इंटरनल चेंजेस टू प्रोसेस और प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ये भी मेंटेन करना पड़ेगा नॉलेज। एक्सटर्नल चेंजेस जो होंगे वो भी उसको मेंटेन करने हैं, एग्जांपल ISO और IATF, ISO 9001 और IATF 16949, ये सब उसको अपनी कॉम्पिटेंसी इन सब पे दिखानी पड़ेगी। क्लॉज 7.2.4 सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, तो दोस्तों ये क्लॉज 7.2.4 है IATF 16949 का, ये जो सब क्लॉज है, तो ये कह रहे हैं सेकंड पार्टी ऑडिटर जो होता है उसकी क्या क्या कॉम्पिटेंसी होंगी। तो दोस्तों सेकंड पार्टी ऑडिटर होते कौन होते हैं सेकंड पार्टी ऑडिटर, तो वो सबसे पहले ये जान लो कि सबसे पहले वो कौन से सेकंड पार्टी ऑडिटर होते हैं। तो जैसे आपका जो सप्लायर है या फिर आपका कस्टमर है, ठीक है, तो आपका जो कस्टमर जब ऑडिट करने आएगा आपके यहाँ तो उसको कहते हैं हम सेकंड पार्टी ऑडिटर। या फिर आप भी सेकंड पार्टी ऑडिटर हो सकते हो अगर जैसे आप अपने सप्लायर के यहाँ जाते हो ऑडिट करने कि कैसे कैसे क्या क्या फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, कैसे कैसे काम किया जा रहा है, सब कुछ ठीक है नहीं है, सब स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है, वो सब चेक करने जो सेकंड पार्टी जाती है उसको हम कहते हैं सेकंड पार्टी ऑडिटर। तो वो हमारे कस्टमर भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है, कई कस्टमर के कस्टमर भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ हमारी सेकंड पार्टी ऑडिटर में आ जाती हैं।
सेकंड पार्टी ऑडिटर्स बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज। जो सेकंड पार्टी ऑडिटर्स बी एबल टू, मतलब ये कह रहा है कि जो सेकंड पार्टी के ऑडिटर हैं उसकी क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो इसमें नीचे देखते हैं क्या क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, सेम है जो इंटरनल ऑडिटर की थी कॉम्पिटेंसी की। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेबल कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की और ऑर्गेनाइजेशनल की जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी उसको उसकी समझ होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ISO 9001 एंड IATF 16949 की रिक्वायरमेंट्स भी उसकी समझ होनी चाहिए। एप्लीकेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी ऑडिटेड, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट होगी उसकी भी उसको समझ होनी चाहिए। उसमें क्या क्या आ जाए, इंक्लूडिंग प्रोसेस FMEA, PFMEA एंड कंट्रोल प्लान, ये भी उसमें इंक्लूड होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑन एप्लीकेबल कोर टूल्स की उसको नॉलेज होनी चाहिए, और 7QC टूल्स जो भी होंगे वो उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। कोर टूल्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो सबसे पहला होता है APQP जिसे कहते हैं एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। उसके बाद सेकंड होता है हमारा मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA। थर्ड होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और SP जिसे कहते हैं। फोर्थ होता है PPAP प्रोडक्शन पार्ट एंड अप्रूवल प्रोसेस, ये हमारा PPAP होता है। उसके बाद फिफ्थ होता है हमारा FMEA फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो उसको इन सब 5 कोर टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे कैसे इनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे कैसे इन पे काम किया जाता है, उसको जो सेकंड पार्टी ऑडिटर होगा उसको इन सब की समझ होनी चाहिए। हाउ टू प्लान कंडक्ट रिपोर्ट एंड क्लोज आउट ऑडिट फाइंडिंग्स, तो हमें प्लान कैसे करनी है, कंडक्ट कैसे करनी है, रिपोर्ट कैसे करनी है और क्लोज कैसे करनी है, जो भी ऑडिट फाइंडिंग होगी उसको भी उसकी भी ऑडिटर को समझ होनी चाहिए। क्लॉज 7.3 ये है ISO की रिक्वायरमेंट्स। क्या कह रहा है, द पर्सन्स डूइंग वर्क अंडर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर अवेयर ऑफ, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं पर्सन्स उनको द पर्सन डूइंग वर्क अंडर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर अवेयर ऑफ। तो दोस्तों इसमें क्या रहा है कि जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में है, काम कर रहे हैं, उनको क्वालिटी पॉलिसी के बारे में वो अवेयर होने चाहिए, रेलिवेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अवेयर होने चाहिए वो। उसके बाद देयर कंट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिवनेस ऑफ QMS, उनके जो कंट्रीब्यूशन होगा QMS की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिवनेस के लिए, उसके बारे में भी वो अवेयर होने चाहिए। इंक्लूडिंग बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस, जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एक क्वालिटी अगर बढ़िया आएगी तो उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी वो अवेयर होने चाहिए। इम्प्लीकेशन ऑफ नॉट कन्फर्मिंग विद QMS रिक्वायरमेंट्स, जो इम्पैक्ट होंगे, मान लो कोई चीज़ QMS की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मीट नहीं कर रही है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट नहीं कर रही है, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे वो भी कस्टमर एंड पे भी और एंड यूज़र पे भी और अगली स्टेज पे भी उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे वो भी हमारे जो एम्प्लॉय होने चाहिए, जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, वो भी उसके बारे में भी वो बंदे अवेयर होने चाहिए। 7.3.1 अवेयरनेस सप्लीमेंटल, मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन विच डेमोन्स्ट्रेट्स दैट, हमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है क्या क्या, एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इन अचीविंग मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, रिस्क इन्वॉल्व फॉर कस्टमर विद नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों ये कह रहा है इस रिक्वायरमेंट्स में कि जो एम्प्लॉय हैं वो अवेयर होने चाहिए उनके इम्पैक्ट के बारे में, कि अगर थोड़ी काम में लापरवाही करते हैं, काम अच्छे से करते हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और उनकी एक्टिविटी का क्या क्या फ़र्क पड़ेगा अचीविंग मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी को, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी उसको अचीव करने में और उसको मेंटेन करने में और उसको इम्प्रूव करने में उसके क्या क्या रोल होंगे, तो वो चीज़ उसको एम्प्लॉय को एम्प्लॉय अवेयर होना चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड। कस्टमर की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वो अवेयर होना चाहिए। रिस्क इन्वॉल्व फॉर कस्टमर विद नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स, उसके बारे में जो भी हमारी रिस्क होंगी, इन्वॉल्व होंगी, उसके बारे में भी एम्प्लॉय अवेयर होना चाहिए। क्लॉज 7.3.2 एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट, फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट हैव अ प्रोसेस टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, मेक कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स, क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू प्रोमोट इनोवेशन। तो दोस्तों हमें एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए,
वो इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉय होंगे उसको उनको मोटिवेट करे, ताकि वो जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं, उनके जो जो उनको काम करना है, उनकी एक्टिविटी करनी है, उनको वो अच्छे से अचीव कर सकें, उसमें निरंतर सुधार ला सकें। और उसके बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं ताकि वो इनोवेशन को प्रोमोट कर सकें। मोटिवेशन मेथड्स में भी अवार्ड्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स, इंसेंटिव्स, एप्रिसिएशन लेटर्स एटसेट्रा। तो हमारे क्या क्या होंगे, मोटिवेशन के मेथड क्या क्या होंगे वो लिखा है। हम अवार्ड दें कस्टमर को, सॉरी एम्प्लॉय को, हम एम्प्लॉय को अवार्ड दें, उसको ट्रॉफी वगैरह दें, सर्टिफिकेट्स दें अगर वो उसका काम अच्छा है, उसके काम में कुछ सुधार है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, और उसके काम को सराहा जाए। एप्रिसिएशन लेटर को उसको दिया जाए, उसके काम अच्छे काम के लिए उसको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाए। तो वो सब हमारे मोटिवेशन मेथड हो सकते हैं। द अबव प्रोसेस टू इंक्लूड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो अब ऊपर वाली जो प्रोसेस है वो क्या क्या इंक्लूड करेगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। प्रमोशन ऑफ क्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें मतलब क्वालिटी की को प्रोमोट करें। ये जो ये प्रोसेस है, ये रिक्वायरमेंट है, वो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस होगी उसके बारे में भी एम्प्लॉय अवेयर होना चाहिए और उनको मोटिवेट किया जाए और एम्पावर किया जाए। क्लॉज 7.4 कम्युनिकेशन। ये क्लॉज 7.4 है दोस्तों, क्लॉज 7 का सपोर्ट का। तो इसको देख लेते हैं। डिटरमाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रेलिवेंट टू QMS। कम्युनिकेशन प्रोसेसेस आर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेरियस लेवल्स एंड फंक्शंस एंड टेक प्लेस रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसमें कह रहा है जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से रिलेटेड QMS से रेलिवेंट होनी चाहिए, उसको भी हमें डिटरमाइन करना है। मतलब दोस्तों जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा उससे रेलिवेंट जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी उसके बारे में हमें डिटरमाइन करना है, और कम्युनिकेशन प्रोसेसेस को एस्टैब्लिश करना है बिटवीन मतलब हर एक लेवल पे और हर एक फंक्शन में, और जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में टेक मतलब होंगे उससे उसके हर एक लेवल और हर एक फंक्शन पे कम्युनिकेशन प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना है और उसको इम्प्रूव करना और प्रमोट करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन मैट्रिक्स टू इंक्लूड। कम्युनिकेशन मैट्रिक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा दोस्तों वो देख लेते हैं। व्हाट टू कम्युनिकेट, हमें क्या क्या कम्युनिकेट करना है। व्हेन टू कम्युनिकेट, हु विल कम्युनिकेट, whom टू कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट। ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन के अंदर आएंगी। तो दोस्तों हमारा इस क्लॉज 7.4 भी कवर हो गया है। इसके बाद हमारा एक सब क्लॉज रह जाएगा 7.5, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ताकि हम इस क्लॉज 7 को पूरा कवर कर दें अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत हो रही हो, अगर वीडियो बनाने में कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको आगे सुधार कर सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।